गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे थे। शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, उसके कारण हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे शीत युद्ध की प्रगति और उसका विस्तार। शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्न चरणों में करेंगे। इसको मैंने 6 भागों में बांटा है, जो मैं आपको नोट्स में साथ उपलब्ध करवा रही हूँ। तो वो 6 भागों के अंदर है। पहला चरण 1917 से 1945, दूसरा चरण 1946 से 1953, तीसरा चरण 1954 से 58, चौथा 1959 से 62 और पांचवा 63 से 79 और छठा चरण 82 से लेकर 89 तक। तो अब हम देखते हैं पहला चरण 1917 से 1945। इस काल में शीत युद्ध ज़्यादा उग्र रूप में नहीं था। क्योंकि रूस है वो दुर्बल कंडीशन में था और रूस के आंतरिक मामलों में उलझा हुआ था। रूस अपने आंतरिक मामलों में 1933 के बाद से जर्मनी से अधिक खतरा उसको महसूस होने लगा। और पहले चरण को समर्थक हॉल और आंद्रे हॉल हैं, वो अमेरिकी विचारक हैं, और फ्रेंच विचारक आंद्रे फैंटेन ने कहा कि शीत युद्ध का आरंभ दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना होकर 1917 से बोल्शेविक क्रांति से मानते हैं, क्योंकि इसी से विचारधाराओं का संघर्ष है वो आरंभ हो गया था। उसके बाद है शीत युद्ध का दूसरा चरण। दूसरा चरण जो 1946 से 1953 है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं में है चर्चिल व फुल्टन का भाषण। चर्चिल ने 5 मार्च 1946, ये जो डेट्स हैं वो आप याद कर लेना, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस को रखोगे या कोई RAS IAS वगैरह। शीत युद्ध एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो हम विकास की घटनाएं देख रहे हैं, इन सभी पे बहुत से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी में चर्चिल का फुल्टन भाषण है। अब ये पूछ सकते हैं अभी वो उन्होंने कितनी तारीख को दिया, तो 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुल्टन स्थान पर। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, फुल्टन किस देश में है? अमेरिका में। चर्चिल के द्वारा दिए गए भाषण में शीत युद्ध का आधुनिक रूप से श्री गणेश किया। अब ये भी प्रश्न बनेगा कि शीत युद्ध का श्री गणेश किससे माना जाता है? चर्चिल के फुल्टन भाषण से। उसके अंदर चर्चिल ने कहा कि हमें तानाशाही के एक रूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप की प्रस्थापना को रोकना चाहिए। इसमें चर्चिल ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार के वहम में नहीं रहना चाहिए। हम एक तनावपूर्ण संघर्ष के दौर में जी रहे हैं, हम शीत युद्ध के दौर में जी रहे हैं। ट्रूमैन सिद्धांत है। अब ये कब दिया गया? 12 मार्च 1947 को। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवाद प्रसार को रोकेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत अब है क्या? साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एक नीति है, जिसके अंदर अमेरिका द्वारा यूनान, टर्की और ईरान को आर्थिक सहायता दी गई थी। यूनान को इस सिद्धांत के अंतर्गत $25 करोड़ और टर्की को $15 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई, उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। तो ट्रूमैन सिद्धांत, आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को रोकना, 12 मार्च 1947। मार्शल योजना। अमेरिका विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया, ये यहाँ पर आप डेट चेंज कर लेना, ये 23 अप्रैल 1947 को उन्होंने, अमेरिका के जो सचिव थे मार्शल ने, यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान का यत्न न किया
तो साम्यवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें आर्थिक सहायता नहीं दी तो हमारे क्षेत्र में साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 6 यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम चलाया, जिसके अंदर पश्चिमी यूरोप को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना ने अमेरिका के साम्यवाद की अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता की। नेक्स्ट घटना है नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसे सैनिक संधि का निर्माण किया गया। नाटो क्या है? एक सैनिक संगठन है जिसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा। मतलब जो नाटो के सदस्य हैं उनमें से किसी पे भी अगर आक्रमण किया जाएगा तो वो सभी पे आक्रमण माना जाएगा। नाटो एक तरह से सोवियत संघ को चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर आक्रमण किया तो अमेरिका उसकी सहायता करेगा। चीन में साम्यवाद की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई और इसी के साथ ही साम्यवादियों की इस विजय से सोवियत संघ बहुत ज़्यादा उत्साहित था। चीन है जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, लेकिन चीन में साम्यवाद की सरकार की स्थापना होने के बाद अमेरिका ने चीन का विरोध करना शुरू कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो। साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अस्वीकार किए जाने की सोवियत संघ ने काफ़ी आलोचना की। इस पर उसने सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार भी किया। अब हम देखते हैं शीत युद्ध का तीसरा चरण। शीत युद्ध के तीसरे चरण में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु परीक्षण। सोवियत संघ ने 25 जुलाई 1953 में पहला परमाणु परीक्षण किया। इससे अमेरिका को एक डर बैठ गया। वहाँ दूसरी ओर निःशस्त्रीकरण को दोनों पक्ष आवश्यक समझने लगे। उसके बाद है सीटो की स्थापना 19 फरवरी 1954। सीटो का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसा ही एक संगठन होना चाहिए और इसीलिए कंबोडिया, वियतनाम, लाओस को साम्यवादी प्रभाव से जाने से रोका जा सके। उसके बाद है वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने अमेरिका के नाटो सीटो का जवाब देते हुए अपना वार्सा पैक्ट बनाया, जो अन्य देशों को, जो उसके फेवर के देश थे, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता था। उसके बाद है आइजर-आवर सिद्धांत। आइजर-आवर सिद्धांत 5 जून 1957 को था। यह साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिकी सहायता करना था। तो ये क्या है? एक तरह से आर्थिक सहायता है, जो साम्यवाद में और देश प्रभावित ना हो उसको रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा जो आर्थिक सहायता उपलब्ध की गई उसे आइजन-आवर सिद्धांत कहते हैं। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाते हुए हंगरी में हस्तक्षेप किया, जिसकी काफ़ी निंदा की गई। अब है शीत युद्ध का चतुर्थ चरण। शीत युद्ध के चतुर्थ चरण में आएगा ख्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की।
ये यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण बने। और ख्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण भी दिया। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना का नाम दिया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, कैंप डेविड भावना क्या है? तो कैंप डेविड भावना दोनों देशों में शांतिपूर्ण संबंध और जो यात्राएं की वो था। U2 कांड 5 मई 1960। जैसे ख्रुश्चेव अमेरिका जाके आए, आइजनहावर को बुलाया, तो जब 1960 के अंदर पेरिस सम्मेलन हुआ, उसके बाद वहीं राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा करें। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन आरंभ होने से पहले ही 1 मई 1960 को अमेरिका का एक जासूसी विमान था U2, जो सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण व यंत्र पकड़े गए और इसी बात से नाराज होकर इस सम्मेलन के दौरान सोवियत राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और उनको सोवियत संघ जो आने का पहले वो निमंत्रण दे के आए थे, वो निमंत्रण भी उनसे वापस ले लिया। क्यूबा संकट, ये शीत युद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट चरण है, जिसे मतलब चरम बिंदु कह सकते हैं। मतलब कम मर्जी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावना थी उस समय। क्यूबा संकट, क्यूबा है वो एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका के निकट है। 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। डॉक्टर कास्ट्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय था। उसकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव है वो बढ़ रहा था। कास्ट्रो की सरकार को सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक व सैनिक सहायता मिलने लगी। 1962 के आसपास सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। इन अड्डों में उसने रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र भी रखे। अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। 1962 को कनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना, जब अमेरिका को पता चला तो वो बौखला गया और उसने क्यूबा में सैनिक अड्डों की काफ़ी निंदा की और नाकेबंदी घोषित कर दी। तो ये सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने इस समय दूरदर्शिता से काम लिया और क्यूबा से सैनिक जो उनके सैनिक अड्डे स्थापित थे उन्हें वापस उठा लिया और जो एकदम संघर्ष का मुद्दा था, जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण हो सकता था, उसे वहीं समाप्त कर दिया। शीत युद्ध का 5वां चरण, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। 1963 के अंदर ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को के अंदर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। परमाणु अप्रसार संधि 1968, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि, मतलब जो परमाणु संपन्न 5 देश से वो आगे अपने शस्त्रों का प्रसार नहीं करेंगे, इसको लेकर एक संधि की। बर्लिन समझौता, 18 माह तक बातचीत करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के प्रतिनिधि पश्चिम बर्लिन के बारे में 1971 में एक समझौता हुआ। पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी जाने पर भी रुकावट नहीं रहेगी। छठा चरण 1983 में दक्षिण कोरिया का विमान सोवियत संघ के द्वारा पकड़ा गया। छठे चरण की महत्वपूर्ण घटनाओं में था। दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ के द्वारा मार गिराए जाने की अमेरिका ने काफ़ी निंदा की। सितंबर 1983 में आरंभ हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए सोवियत विमान से आने वाले वहां के विदेश मंत्री को अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट कर दी।
इस पर सोवियत संघ की सरकार ने ये मांग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अमेरिका से हटाया जाए। 1986 में अमेरिका ने स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्रवाई आरंभ की। अमेरिका ने स्टार वार कार्यक्रम शुरू किया था। उसके रिप्लाई में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका को चेतावनी दी। 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी उसे पुनः शुरू कर दिया और इस प्रकार जो शीत युद्ध है वो अपने शिखर पे था। 1991 के अंदर अमेरिका के सोवियत संघ के गोर्बाचोव राष्ट्रपति की 2 नीतियां ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका खुलापन और पुनर्निर्माण के कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे शीत युद्ध का अंत हो गया और विश्व के अंदर शांति की स्थापना हुई और विश्व है वो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा। और इसी खुले ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका के कारण सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। तो अब ये विघटन की तारीख है 21 दिसंबर 1991। धन्यवाद।